नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 3 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यमन की तरफ से आज बड़ा हमला देखने को मिला है इजराइल के ऊपर। इस हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही ईरान ने अमेरिका को इतना गजब का बेवकूफ बनाया है कि इससे पहले कि अमेरिका कुछ समझ पाता, कुछ जान पाता, ईरान ने लाखों करोड़ों डॉलर का फायदा कमा लिया। इधर गजा से बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। गजा में भूखमरी से मरने वाले लोगों की तादाद डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। तो क्या बड़ी अपडेट है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही वेनेजुएला ने 15,000 सैनिकों को अमेरिका के खिलाफ क्यों उतार दिया, क्या बड़ी अपडेट है इसके बारे में भी आपको डिटेल में भी पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की खबरें बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले कि खबरों को बताना शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आप किसके लिए दुआ करना चाहेंगे, एक बार कमेंट में दुआ करके जरूर बता दें। क्योंकि जब आप दुआ करते हैं और आपकी उंगलियां जब टाइप करती हैं तो वो टाइपिंग उंगलियों के द्वारा अक्सर दुआओं का काम कर जाती है। और न जाने कब सच्चे दिल से की गई दुआ उस देश के लिए कबूल हो जाए। तो आप दुआ करते रहें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहले जो खबर निकल के सामने आ रही है कि यमन ने बड़ा दावा किया है। दरअसल यमन के हूतीस ग्रुप के ऊपर इजराइल ने जब हमला किया था, उसी दौरान हूतीस ग्रुप ने कसम खा ली थी। हूतीस ग्रुप के जो प्रवक्ता हैं याया सारी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, हम प्रधानमंत्री के बदले प्रधानमंत्री को ही टारगेट करेंगे। और आज यमन के हूतीस की तरफ से बड़ा हमला देखने को मिला। और इस हमले में इजराइल के ऊपर 4 से ज्यादा ड्रोन छोड़े गए। और ये ड्रोन कहां कहां गिरे इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। दरअसल सबसे पहला जो ड्रोन गिरा है वो जाके गिरा याफा एरिया के ऊपर। यहां पे जब ये ड्रोन गिरा, इसको भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश इजराइल की डिफेंस सिस्टम ने की, लेकिन अफसोस कि इंटरसेप्ट तो हुआ नहीं। सीधा ये ड्रोन जाके हिट हुआ। और साथ ही तेल अवीव, जो साउदर्न तेल अवीव है, वहां भी जाके ये ड्रोन गिरा है। यानी 2 ड्रोन, एक याफा एरिया में गिरे, दूसरा तेल अवीव में जाके गिरे। और तीसरा आप सोचिए कि इनका जो पावर प्लांट था वहां पे जाके ठोंक दिया। और साथ ही जो इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तेल अवीव के अंदर, बेन गुरियन एयरपोर्ट, उसको भी ठोक दिया यमन के ड्रोन ने। और साथ ही पोर्ट ऑफ अरदाद के पास भी जाके एक ड्रोन गिरा। यानी 4 ड्रोन ठोके गए। पहला जाके जो याफा एरिया वहां पे गिरा, दूसरा तेल अवीव के साउदर्न हिस्से में, और साथ ही बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आके गिरा। तीसरा जो पावर प्लांट है वहां जाके गिरा। तीसरा एक दूसरे पोर्ट पे जाके गिरा। यानी 4 जगहों पे यमन की तरफ से हमला हुआ। चारों के चारों ड्रोन आके गिर भी गए। इनका डिफेंस सिस्टम झक मारता रह गया। जिस आयरन डोम की तारीफ में कसीदे पढ़ते ये लोग नहीं थकते थे, 4 ड्रोन आए, चारों ने औकात बता दी कि तुम्हारे डिफेंस सिस्टम की क्या हकीकत है। आज मैं इनके पेज को चेक कर रहा था, जहां पे अपडेट देते हैं, जहां पे ये अलर्ट जारी करते हैं, कोई भी अपडेट नहीं थी। अगर ये इंटरसेप्ट कर लेते तब तो ये बढ़ चढ़ के बताते कि ये साउंड रिंग हुआ, सायरन बजा, हमने इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन 4 ड्रोन छोड़े गए, चारों सटीक आके गिर भी गए। लेकिन यमन की तरफ से तो दावा किया गया, इजराइल खामोश हो गया। क्यों? क्योंकि चोट बड़ी गहरी लगी है इस हमले से। खैर, कितनी कैजुअलिटी हुई है दोपहर वाली वीडियो में आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा सबूतों के साथ। तब तक अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही ईरान से। ईरान ने वो काम कर दिया जिसको जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद सिर्फ हंसेंगे। हुआ क्या कि ईरान के ऊपर सेंक्शंस लगा दिया अमेरिका ने। और इधर E3 यानी जो यूरोपियन कंट्रीज है, उन्होंने भी धोखा दे दिया ईरान को। अब इसमें बड़ा खेल हुआ। जैसे ही सेंक्शंस लगा, जैसे ही धोखा दिया, तो धोखा देने के बाद, सेंक्शंस लगने के बाद, रशिया ने साफ तौर पे कहा ईरान के साथ कि तुम टेंशन मत लेना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े। अरे तुम्हें जितना भी माल बेचना है हमें बेचो ना, क्या दिक्कत है, हम पूरी दुनिया में इसको सप्लाई करेंगे। ईरान ने रशिया से कहा कि भाई ऐसा है पुतिन साहब, दोस्ती हमारी आपकी बड़ी अच्छी है और आप हमारे मौकों पे खड़े भी होते हैं, नो डाउट, लेकिन आप परेशान ना हो, हमारे पास ऑप्शन है, हम अपना तेल आराम से बेच लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये बात जब रसिया सुनता है तो सुनने के बाद थोड़ा शॉक में आता है कि भाई अमेरिका ने सेंक्शंस लगा दिया, हमें भी ये बंदा कह रहा है कि परेशान न रहो, तो आखिर ये तेल अपना बेचेगा कहाँ। अब इस पे जब जांच पड़ताल बैठाई गई और अमेरिका ने भी जब जांच पड़ताल बैठाई, तो सबसे ताजुब की बात यह है कि ईरान ने ऐसा खेल खेल दिया जिसको सुनने के बाद ट्रंप कोमा में न चले जाए। हुआ क्या, पूरी जानकारी सुनिए। दरअसल जिस कंपनी को कहा गया था कि तुम नजर रखो कि ईरान का तेल का जो कंटेनर है कहीं आ जा ना सके, क्योंकि नजर तो रखनी होगी भाई, कोई चोरी छुपे खरीद ले तो आप क्या करोगे।
ईरान ने उन्हीं को सेट कर लिया। सेट करने के बाद कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारा जो तेल का टैंकर है इसको इराक तक पहुंचा देना है, बाकी हम समझ लेंगे। बीच वाला बिचौलिया सऊदी अरब का था, वो बेचारा खुश हो गया कि चलो लाखों अरबों डॉलर हमको मिल जाएंगे। इसके बाद उसने ईरान का जो तेल है वो ले जाके इराक तक पहुंचा दिया। अब बड़ा खेल ये हुआ कि ईरान पे तो सेंसस है, इराक पे नहीं है। ईरान का जो तेल था इराक के रास्ते बेचा जाने लगा और इससे अमेरिका को धोखा देके ईरान ने इतने पैसे कमाए हैं कि जब ये खबर अब पब्लिश हुई है तो इसको देखने के बाद अमेरिका पागल हो गया। अमेरिका को लग रहा है कि भाई इतना बड़ा धोखा कैसे। बहरहाल जिस शख्स ने पूरा खेल रचा उसको खोजने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, लेकिन ईरान ने उसको छुपा लिया। अब इनको मानो काटो तो खून नहीं। आप सोच के देखिए कि ईरान ने अपना तेल इराक को भेज दिया, इराक वहां से दूसरे देशों में बेच के पैसे लेके ईरान को चुपचाप देता रहा, और ये बात अमेरिका क्या सऊदी अरब को भी पता नहीं थी। तो आप सोच के देखिए कि ईरान ने कितना बड़ा खेल खेला है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर गाजा से निकल के सामने आ रही है कि गाजा में लगातार मरने वाले लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अभी की जो ताजा अपडेट मैं अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा हूं कि कम से कम 13 ऐसे लोग हैं जो पिछले 24 घंटों में भूख से मरे हैं, और कम से कम 30 उसमें बच्चे थे। 3 माफी चाहूंगा 3 बच्चे थे। इधर क्या हुआ कि 66 के करीब लोग मारे गए हमलों में, और इन 66 में 30 बच्चे थे। यानी 13 में 3 ऐसे थे जो भूखमरी से मर गए, 66 में 3 ऐसे थे जो इजरायली हमले में मर गए, और इनका कसूर बस इतना था कि ये मदद के लिए हाथ फैला के खड़े थे। इनको लगा कि हमारे लिए मदद आएगी, लेकिन अफसोस की मदद तो नहीं आई, गोली नसीब हुई। ये हाल है। खैर, इधर एक और बात है। भले ही ये लगातार दावा ठोक रहे हैं इजराइल वाले कि हम गजा को मार रहे हैं, गजा के मजलूम मर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन गजा के मजलूम मर रहे हैं और गजा के लोग झुक रहे हैं, इन दोनों के बीच बड़ा फासला है। आज मुजाहिदीन ब्रिगेड ने गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों को इतना टारगेट किया है और इतनी तादाद में इनको ठोका है कि अब ये जब निकल के सामने वापस आ रहे हैं तो ये कसम खा रहे कि हम लौट के नहीं जाएंगे। और इधर गाजा में तो मार खा ही रहे हैं। आज आपको एक दूसरी रिपोर्ट बताता हूं, ट्रंप ने क्या कहा है, वो आपके लिए एक राहत भरी और एक समझदारी भरी खबर होगी जब आप इसको डिटेल में समझेंगे। ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि गाजा की हमने बहुत मदद की, फिर कहा कि इजराइल से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, इजराइल को हमने वो सब कुछ दिया जो इजराइल हमसे चाहता था, इजराइल भी हमारी बड़ी इज्जत करता है, बड़ी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अब एक दिक्कत आ रही है। ये बात ट्रंप बोल रहा है कि अब एक दिक्कत आ रही कि भले ही गजा की जंग को इजराइल जीत जाए, लेकिन इस जंग जीतने की सनक में इजराइल अपने इतने दोस्तों को खो देगा कि बाद में तमाम जो दुनिया के गलियारे हैं वो बंद हो जाएंगे। ट्रंप ने बड़े साफ तौर पे कहा कि जो 7 अक्टूबर को इजराइल के साथ वो गलत था, हमास का जो हमला था वो गलत था, लेकिन अब जो इजराइल कर रहा है वो गलत हो रहा। हम भले ही उसके साथ खड़े हैं, हम भले ही आखिरी दम तक मदद करेंगे, लेकिन इतने दोस्तों को खो देगा इजराइल कि भले ही इजराइल जीत जाए लेकिन बिजनेस करने के लिए उसके पास कोई नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रहा है, उसकी वो पीछे भी वजह है। बेल्जियम ने कल तक बोला था कि वो फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करेगा, यहां तक तो गलीमत थी कि चलो भाई फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन अब बेल्जियम ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद इजराइल की भी नींदें उड़ गई। बेल्जियम ने कहा है कि हम अब इजराइल के साथ कोई भी डील नहीं करेंगे और कंप्लीटली सेंसन का ऐलान करते हैं, कंप्लीटली सेंसस का ऐलान करते हैं। और साथ ही इधर ये मामला चल ही रहा था कि ब्रिटेन भड़क गया अमेरिका के ऊपर। ब्रिटेन ने साफ तौर पे कहा है कि अमेरिका जो भी इजराइल की मदद कर रहा है, इस मदद की वजह से गाजा में लाखों लोग मारे जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ब्रिटेन को भी अमेरिका के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो एक तरफ बेल्जियम जैसे देश का इस तरह से खुल के सामने आना, दूसरी तरफ ब्रिटेन का ये धमकी देना ट्रंप की तरफ ये इशारा कर रहा है कि ट्रंप खुद देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी कमजोर हो रहे हैं। इधर एक नया फ्रंट भी ट्रंप ने खोल लिया। कौन सा फ्रंट है वो भी आपको बताता हूं। वेनेजुएला के पास लगातार इनके जो युद्धपोत है तैनात होते जा रहे हैं। अभी की जो रिपोर्ट है कि 8 युद्धपोत वहां पे तैनात हैं, और इन 8 युद्धपोत में 1200 से करीब 1300 मिसाइलें लगा दी गई हैं। इन मिसाइलों का टारगेट है, जो ट्रंप ने बताया है कि चूंकि जो मादुरो हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति, वो ड्रग भेजते हैं अमेरिका में, तो उन ड्रगों की गाड़ियों को, उन ड्रगों की सिपों को रोकने के लिए इन गाड़ियों को हमने लगाया है, इन युद्धपोतों को लगाया, 1200 मिसाइलें हमने तैनात कर दी है। लेकिन वेनेजुएला का साफ तौर पे कहना है, और ये बात सच भी है, वेनेजुएला के पास अमेरिका हमला करने वाला है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वेनेजुएला के पास ऑयल रिजर्व सबसे ज्यादा है। अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, इन सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व अगर किसी के पास है तो वेनेजुएला के पास है, और अमेरिका की नजर उस तेल पे है। इसी वजह से कभी ड्रग्स का हवाला देके,
कभी किसी और चीज का हवाला देके वेनेजुएला को टारगेट करने का काम अमेरिका कर रहा। और इस चीज को देख के अब कसम खा ली वेनेजुएला ने। सबसे पहले 15,000 लोगों को निकाला और कहा कि मैदान में डट जाओ। 15,000 सिपाही डट गए। उसके बाद आप सुनिए, अब मिलिशियाई लोगों से कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोग सेना में भर्ती हो। और आपको जान के ताजुब होगा कि क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या बूढ़े अपने देश से इस कदर इनको प्यार है कि अमेरिका के सामने ये लोग आदमियों की दीवार बन के खड़े हैं। यानी वेनेजुएला के पास देखिए बहुत ताकत तो नहीं है, लेकिन ह्यूमन शील्ड बना के लोग खड़े हैं कि अगर वेनेजुएला की धरती पे कोई अमेरिकन सैनिक कदम रखेगा तो तब रखेगा जब वेनेजुएला का हर एक नागरिक मारा जाएगा। अगर कोई भी जिंदा है तो अमेरिका का कोई भी सैनिक वेनेजुएला की धरती पे कदम नहीं रख सकता। और इसी को लेके अब अमेरिका के इंटरनेशनल फोरम पे काफी किरकिरी और काफी थू थू हो रही। खैर, जो लोग जलील होने के आदी हों उनके लिए थू थू की क्या बात। एक खबर आपको यूके की बता देता हूं। यूके में आज फिलिस्तीन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। अल जजीरा की रिपोर्ट है कि प्रोटेस्ट करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक तरफ वही यूके, वही ब्रिटेन कहता है कि भाई गजा में गलत हो रहा, हम गजा के साथ खड़े हैं। लेकिन अपने देश में जब प्रोटेस्ट शुरू होता है तो ऐसे हाल में ये लोग क्या करते हैं, लोगों को गिरफ्तार करते हैं, फिलिस्तीनियों की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, भले फिलिस्तीनियों की आवाज ना दबे। आज फिलिस्तीन को लेकर पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। फिलिस्तीन के लिए पूरी दुनिया कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो रही है। और यही वजह है कि आज एक रिपोर्ट छपी है कि ट्रंप का जो प्लान है कहीं इजराइल के लिए बैकफायर न कर जाए। दरअसल उस दिन कैबिनेट मीटिंग में जब बातचीत की गई थी कि सीज फायर कर लो नेतन्याहू, तब नेतन्याहू ने कहा था कि देखिए मेरे ऊपर बड़ा दबाव है, सीज फायर में नहीं कर सकता। अगर मैं सीज फायर करूंगा तो ऐसे हाल में ट्रंप भाई साहब भड़क जाएंगे। यानी ट्रंप नहीं चाहता कि सीज फायर हो। अब एक्सपर्ट इस चीज को लेके एनालिसिस करके जो बता रहे हो आपको बता रहा हूं कि जिस हिसाब से घिरने का काम इजराइल कर रहा है, जिस हिसाब से पूरी दुनिया के लोग इसको टारगेट कर रहे हैं, अब कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप के कहने पे जो इजराइल इस जंग की आग में कूद पड़ा, कहीं अमेरिका का कवच अगर हट गया तो नेतन्याहू जल जाएगा। और इसी बात को लेके अब पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि ट्रंप का जो प्लान है वो इजराइल के ऊपर बैकफायर करेगा ही करेगा। खैर, अब ये तो थोड़ा सा वक्त बताएगा कि कितना बैकफायर करता है। तब तक मैं आपको अपने देश की 2 बड़ी खबरें देता हूं और ये खबरें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नहीं जानेंगे तो इस देश के साथ गद्दारी हो जाएगी। ऐसा क्यों, अब आप समझिए। पंजाब में बाढ़ आई है, अफगानिस्तान में जलजला भूकंप आया, इधर पाकिस्तान में भी बाढ़ आ गई। पूरी दुनिया की अब बात हटा दीजिए। पंजाब में जब बाढ़ आई तो उस बाढ़ की हालात ऐसी है कि भैंसों को नाव पे ले जाके फिर बोट से खींचना पड़ रहा है, क्योंकि भैंसें भी बह जा रही। वो भैंसें जो तैरने में माहिर होती हैं, इतनी पानी और इतनी बाढ़ आई है कि वो भी बह जा रहे हैं। किसी के पास रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है, किसी के पास खाने पीने का कोई साधन नहीं है। और ऐसे हाल में मुसलमान किस हिसाब से इन मरने वाले लोगों का मजाक उड़ा रहा है वो आप देख लीजिए। पहले आप वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपने जिस शख्स को देखा ये मुसलमान था। पंजाब में जो लोग मरे, जो लोग घायल हैं, जिनके पास खाने पीने को रोटी नहीं है, वो सिख हैं। अब इन मुसलमान भाई साहब के पास कहने को यह भी नारा नहीं है कि मेरा तुम्हारा एक ही रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन न जाने क्या इनकी मजबूरी है कि ये अपने पंजाबी भाइयों की, अपने हिंदू भाइयों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये मदरसे में जाते हैं, वहां पे खाना भी इकट्ठा करते हैं। तमाम मुसलमान भाई खड़े हो गए कि हम खाना खिलाएंगे। अब ये चीजें गोदी मीडिया को हजम कैसे हो? हालांकि अभी जो मैंने बोला वो तंज के लहजे में था कि गोदी मीडिया तो यही कहती है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान का भला करेगा। तो भाई ये बताओ, पंजाब में मुसलमान की कौन सी गरज है जो वो मदद कर रहा? ये देश को तोड़ने वाले लोग, ये जो अंधभक्त किस्म के लोग हैं, उनको ये मदद की चीजें नहीं दिखती। ये पूरी दुनिया को बताते हैं कि भारत का मुसलमान गद्दार है, लेकिन भारत का असली मुसलमान क्या है, इस चीज को देखना हो तो पंजाब में जाके देखना कि भारत का मुसलमान कैसे खाने खिला रहा, कैसे अपने झोलियों को भरा रहा, कैसे खोल दे रहा। तुम ही कहते हो ना कि अब्दुल पंचर बनाता है, पंचर की कीमत कितनी? 20 रुपए।
20-20 रुपए इकट्ठा करके उस पंचर वाले अब्दुल के पास इतना जिगरा आ गया कि वो पंजाब में लोगों को खाना खिला रहा। और तुम तो बड़े साइंटिस्ट हो ना, काहे नहीं आगे आते अंधभक्तों? आ जाओ आगे, आओ ना, करो पंजाब में मदद। वो नहीं करोगे, बस रोना। कौन सा वाला रोना? गाली नहीं देता, बाकी आप समझ गए होंगे। खैर, ये तो एक अपडेट थी। भारत की तरक्की इतनी है, हम विश्वगुरु भी बन गए, लेकिन हमारी जो पुलिस है वो बता देती है कि हम कितने बड़े विश्वगुरु हैं। हुआ क्या, जापान से कुछ लोग घूमने आए थे। घूमने के दौरान उनके गाड़ियों में कुछ दिक्कत थी, शायद चालान होना था, लाइसेंस नहीं था या फिर जो भी था। जैसे ये बात पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस भाई साहब ने कहा कि चालान कटेगा, तुमने जुर्म कर दिया, तुमने गुनाह कर दिया। उस देश में जहां कहा जाता है अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान होता है, उस देश में जापान के उन दोनों नागरिकों को रोका गया। चालान भी काट देते तब भी ठीक था कि भाई कानून सबके लिए बराबर है, आपने गलती की, चालान कट गया। लेकिन 1000 रुपए का घूस लेके उस पुलिस वाले ने छोड़ दिया। उस पुलिस वाले को यह बात पता ही नहीं थी कि जो टूरिस्ट आया है उसने अपना कैमरा ऑन रखा है और घूस लेते हुए कैमरे का वीडियो वायरल हो गया। और जैसे वायरल हुआ, उस जापानी ने तंज कसा हम पे, कहा कि भाई भारत में तो चालान बड़ा सस्ता है, 1000 रुपए में ऑन द स्पॉट निपटा दिया गया, न कोई रिसिप्ट ना मिला, ना कोई कागज मिला। ये हमारे देश की पुलिस ने आज हमारी इज्जत छोड़ी है पूरी दुनिया में। अब सोच के देखिए कि 1000 रुपए के चक्कर में जापानी के सामने भारतीय इज्जत को डुबो के रख दिया इस पुलिस वाले ने। लेकिन वही बात है कि सैया भाई कोतवाल तो काहे का डर, ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम हिला हुआ है, सारा सिस्टम करप्ट है, तो फिर किस बात का डर है? आपको एक रिपोर्ट और बता देता हूं, तेजस जो हमारा फाइटर जेट है उसको बनाने के लिए कावेरी जेट का इस्तेमाल होना था, जिससे हमारा तेजस उड़ता, और ये भारत में बनना था। और 1900 के दशक में 40 साल पहले इसका टेंडर पास हो गया था। 40 साल से ये जेट का इंजन लगातार बनता रहा, जितनी लागत आनी थी उससे 10 गुना ज्यादा खर्चा हो गया। लेकिन हमारे देश का भ्रष्टाचार, हमारे देश का सिस्टम इतना गिरा हुआ है कि 40 साल में एक कंपनी टेंडर पे टेंडर लेती रही, पैसे लेती रही, मोटा मुनाफा कमाती रही, लेकिन हमें जेट इंजन नहीं मिला। आज भी हम मजबूर हैं। जो तेजस के बारे में हमारी गोदी मीडिया छाती पीट रही है कि तेजस बन रहा, तेजस बन रहा, अमेरिका को हम पीछे छोड़ देंगे। अरे जाहिलो, ये भी तो बताओ कि उस तेजस में लगने के लिए जो इंजन आएगा अमेरिका से ही आएगा, तो काहे की चीज हमने छोड़ दी? मशीन हमने बना ली, इंजन अमेरिका से ही आ रहा, तो फिर मतलब क्या? मेन तो इंजन ही है ना। खैर, यही बात कोई बोल दे तो ऐसे सलाखों को पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा। क्या ही बोले, लेकिन बोलता हूं, कड़वा है सच, जो होगा देखा जाएगा। आप लोग तो साथ हैं। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट। इस अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।